हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन डाइपोल पढ़ रहे, पोटेंशियल पढ़ रहे डाइपोल की वजह से। पोटेंशियल किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। डाइपोल आपको पता है कि एक माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और उन दो चार्ज को बहुत ही स्मॉल सेपरेशन होता है, सेपरेट कर दोगे तो एक डाइपोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल मोमेंट वगैरह मैंने पहले पढ़ा रखा है, थोड़ा सा याद करो। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2a, डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। ओके, तो इसकी एक्सिस पे डाइपोल क्या होगा? आपके पास ये रहा डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है। डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P या M पे, इस पॉइंट M पे पोटेंशियल कितना होगा? ओके, तो सबसे पहले एक ये चीज होनी चाहिए कि r है वो 2a से बहुत बड़ा है, r है वो 2a से बहुत ग्रेटर है। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहीं दिखेगा, उसको आर स्क्वायर कर दोगे। ऑलरेडी a से r बहुत बड़ा है, तो a स्क्वायर कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये डिफरेंस आर स्क्वायर के इक्वल लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये वाला चार्ज प्लस क्यू यहां से हो जाएगा r माइनस ए डिस्टेंस पे, क्योंकि टोटल 2a है ना, तो आधी कितनी हो जाएगी? ये वाली a हो जाएगी ना, ये वाली a। तो यहां से r था तो ये r माइनस ए हो जाएगा, और ये वाली हो जाएगी यहां से r प्लस ए। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल। अब पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से होता क्या है? के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन दैट डिस्टेंस चार्ज की। तो देखो इस पॉइंट से इस चार्ज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? के क्यू अपॉन आर माइनस ए, के क्यू अपॉन आर माइनस ए। ओके, और इस माइनस क्यू चार्ज कितना डिस्टेंस पे? आर प्लस ए डिस्टेंस पे, तो के इंटू माइनस क्यू की वजह से माइनस आया। अच्छा, पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन मत बताना, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। नीचे एलसीएम ले लोगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। आर प्लस ए इधर गया, आर माइनस ए इधर गया, बीच में माइनस था तो प्लस बना दिया, आर और आर कैंसिल हो गया। ए और ए कितना हो गया? 2a, के क्यू कॉमन ले लिया था, के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर। क्यू इंटू 2a क्या होता है? डाइपोल मोमेंट P, तो यहां से आ गया kp अपॉन आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में होता है kp बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड याद है? एक्सिस पे 2kp बाय आर क्यूब आई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, एक्सिस पे 2kp बाय आर क्यूब, ये था मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करो तो बस एरो लगा लो। यहां पोटेंशियल में सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना मेरी बात? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डाइपोल की डायरेक्शन, मतलब जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी एक्सिस पे। कहां पे? एक्सिस पे। तो पहला हेडिंग डाल के फटाक से नोट कर दो, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? फटाक से सारे बच्चे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट बाइसेक्टर पे, यहां इक्वेटोरियल पॉइंट पे। नेक्स्ट फटाफट नोट कर लो। इसका एनसीईआरटी में एक और दूसरा तरीका है, एनसीईआरटी में एक और दूसरा तरीका है। मैं तो और आसान तरीका बताऊंगा आपको। थर्ड मतलब सेकंड देखो, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। बाइसेक्टर का मतलब क्या? बीचों बीच से। ओके, आपके पास ये रहा माइनस क्यू और ये रहा प्लस क्यू, क्या बन गया? डाइपोल, 2a डिस्टेंस। ओके, सेंटर से बाइसेक्टर पे, बिल्कुल इस वाली एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोलते हैं, यहां पे कोई पॉइंट M है, तो पोटेंशियल एट M पॉइंट फाइंड आउट करना है। बच्चे ने बोला बहुत आसान है सर। मैंने बोला कैसे? सर ये डिस्टेंस r, यहां से कुछ भी डिस्टेंस होगी पाइथागोरस लगा के निकाल देंगे, और यहां से भी कुछ भी डिस्टेंस होगी पाइथागोरस लगा के निकाल देंगे। लेकिन सर यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो पोटेंशियल एट M क्या लिखोगे? सर सिंपली K कैपिटल Q अपॉन कुछ डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। यस और नो? बिल्कुल। माइनस KQ अपॉन सेम डिस्टेंस, जब सेम चीज प्लस माइनस हो रही है तो जीरो हो जाएगी ना। तो बाइसेक्टर पे पोटेंशियल कितना आएगा? जीरो आएगा। बाइसेक्टर पे पोटेंशियल कितना आएगा? जीरो आएगा। किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो पोटेंशियल जीरो आएगा,
मतलब इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल जीरो रहेगा। क्या मेरी बात है समझ में आई नहीं आई? फटाक से सारे बच्चे नोट कर लेंगे सेकंड, फटाफट 22 सेक्टर पे, कोई लफड़ा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी? देखो माइनस से प्लस की तरफ होता था डाइपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन, तो 22 सेक्टर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आती थी और वो बस ये आती थी माइनस केपी बाय आर क्यूब, माइनस केपी बाय आर क्यूब। फटाफट रिवीजन बहुत जरूरी है, सक्सेस की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट जनरल पॉइंट, एट जनरल पॉइंट, कैसे जनरल पॉइंट के लिए? एट जनरल पॉइंट, पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। ओके, यहां लिख लेना पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। मान लो आपके पास ये रहा डाइपोल, माइनस क्यू और ये रहा प्लस क्यू। ओके, अब देखो यहां से थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। यहां पे पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। ओके, मैंने तरीका बताया था कि ये टू वे डिस्टेंस होगी नो डाउट, और ये है आर, और आर हमेशा 2a से बहुत बड़ा होता है, ये कंसिडरेशन लेके चलना है, क्योंकि डाइपोल के बीच का सेपरेशन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू के बीच का जो सेपरेशन होता है बहुत कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो ये एंगल इससे थीटा एंगल है, तो p वेक्टर इस तरफ होगा माइनस से प्लस की तरफ, तो इसका एक कंपोनेंट लूं तो एक परपेंडिकुलर इस तरफ और एक इस तरफ। एक आ जाएगा तुम्हारा p cos थीटा और दूसरा आ जाएगा तुम्हारा p sin थीटा। ओके, समझना, अब ये सवाल खत्म हो जाएगा। ये वाला परपेंडिकुलर p sin थीटा के, ये तो बाइसेक्टर हो गया ना, p sin थीटा के लिए तो ये क्या हो गया? बाइसेक्टर, तो इसकी वजह से तो पोटेंशियल आएगा ही नहीं। सिर्फ इस p cos थीटा के एक्सिस पे, p cos थीटा के एक्सिस पे r डिस्टेंस पे पॉइंट निकालना हो तो पोटेंशियल अभी तो निकाला तुम लोगों ने kp बाय r स्क्वायर, पर अब p की जगह क्या ले लेना है? p नहीं है, p cos थीटा है, सो पोटेंशियल हो जाएगा, मान लो इसको p डैश लिख लेता हूं, kp cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये आएगा पोटेंशियल की वैल्यू, kp cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। सर एक बात बताओ, ये वैल्यू आपने निकाल ली, बहुत आसानी से निकाल दी, एनसीईआरटी में इसका बहुत ही गंदा सा प्रूफ है, वो भी मैं बता दूंगा जब स्कूल ओपन होगी तब, है ना, अभी बताने से कोई फायदा नहीं है। v इक्वल टू kp cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। अच्छा सर ये गलत है या सही है? चेक करते हैं। जब अगर थीटा जीरो कर दूंगा, थीटा जीरो कर दूंगा तो पॉइंट एक्सियल पे आ जाएगा, थीटा जीरो कर kp cos जीरो कितना होता है? 1, ओ kp बाय r स्क्वायर, पहला रिजल्ट। थीटा 90 का cos 90 22 सेक्टर पे आ जाएगा। अरे थीटा 90 करेगा तो पॉइंट यहां चला जाएगा 22 सेक्टर पे, देख थीटा 90 रख। ओहो ओहो, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री v इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिंपली kp बाय r स्क्वायर, और एंड थीटा इक्वल टू 90, पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब जो अपन ने किया वो एकदम सही किया। याद रखना ये फॉर्मूला होता है kp cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। सारे बच्चे ये फॉर्मूला याद कर लो, kp cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, सारे याद कर लो। मैं रफ कर रहा हूं, पोज करके नोट कर लिया करो, इक्वेशन कर लो। क्वेश्चन कराने से तो क्या फायदा, तुम लोग एक्सपर्ट बन ही गए हो, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है ना, मेन चीज वो है। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, आपके पास एक डाइपोल गिवन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ओके, और बोला गया है कि यहां से कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे, और r डिस्टेंस पे। आपको क्या बताना? v बताना। बच्चों ने बोला सर कैसी बातें करते हैं, v इक्वल टू kp cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया सर, kp cos 60 डिवाइड बाय r स्क्वायर। cos 60 कितना होता है? 1/2 kp डिवाइड बाय 2r स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट m, लेट्स से दिस इज द। क्या ये आंसर होगा? नो। रीजन सुनना, क्यों? कई बच्चों को पता चल गया होगा सर
ये नेगेटिव चार्ज के पास में है, ये नेगेटिव चार्ज के पास में है, तो पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा। मतलब आपको थीटा कहां से लेना है, तो फॉर्मूले में लिख लेना कि थीटा पी वेक्टर की डायरेक्शन से लेना है। थीटा कहां से लेना है, जैसे पी कहां से कहां होगा, माइनस से प्लस की तरफ, तो आपको ये एंगल लेना है। जो ये थीटा है ना, वो इस पी से एंगल लिया, तो ये एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। तो आपको यहाँ थीटा कितना लेना है, 60 नहीं लेना, 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री कितना होता है, -1/2। सो आ जाएगा आंसर -kp/r³। आंसर कितना आ जाएगा, -kp/2r²। सॉरी क्या बोल दिया मैंने, -kp/2r²। कंफर्म कर लो, थीटा पी वेक्टर के हेड से लेना है। थीटा कहां से लेना है, पी वेक्टर के हेड से। इस तरह की गलती नहीं करना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करो फटाक से, ट्राई करो खुद से। तो फॉर्मूला था kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूला था जनरल पॉइंट के लिए, सबको याद है। डायरेक्शन का एक फॉर्मूला था tan α = tan θ/2। अल्फा tan θ/2 कुछ कुछ याद करो, tan α = tan थीटा पूरा और उसके नीचे 2। ठीक है, सोचो कहां से आया और नोट्स रिवाइज कर लो अगर नहीं याद है तो। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल खत्म हो गया, पोटेंशियल खत्म। लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, सॉलिड, हॉलो, सब कुछ है ना। अब पोटेंशियल खत्म हो गया, अपन कंडक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कंडक्टर। कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रिक प्रेशर पढ़ेंगे। एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आपने इलेक्ट्रिकल मोटर वगैरह, मेनली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो या तो गोल बने होते हैं या सिलेंड्रिकल होते हैं। आपके घरों में वो पानी निकालने वाली मोटर होती है ना, वो एकदम क्यूब नहीं होती, डब्बा नहीं होती, वो एकदम सिलेंडर टाइप की होती है। ऐसा क्यों, सोचो ऐसा क्यों। रीजन समझ में आया ना कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का शेप होता है वो सिलेंड्रिकल या फिर ऐसा गोल टाइप का होता है। ऐसा क्यों, वाई नॉट क्यूबिकल, मतलब ऐसा क्यूब जैसा क्यों नहीं बनाते, ऐसा सोचना। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो, तो मटेरियल्स, मटेरियल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर एंड थर्ड वन इज इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। कंडक्टर यानी जिसमें करंट फ्लो कर सके, जैसे आपके पास लोहा है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिसमें करंट फ्लो कर सके। अच्छा, तो इसकी खास बात, करंट फ्लो कौन कराता है, चार्जेस। अरे यार कुछ समझ में आया नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब आपका इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब, ये आपके पास कोई कंडक्टिंग बॉडी है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कहीं घूम के आ सकते बाहर जाके, नो, बॉडी के तो अंदर रहेंगे लेकिन अंदर मूवमेंट कर सकते, अंदर फ्री होंगे। उस मटेरियल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। अगला है सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर, इसमें कुछ अपन गैप वगैरह, और इसको चैप्टर 14 में देखेंगे, पूरा डिटेल में पूरा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बाद में देखेंगे। यूं समझो कि इससे थोड़े कम फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, तो बहुत कम होता है। कंडक्टर में बहुत ज्यादा नंबर होता है और इसमें बहुत कम होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह पढ़ेंगे। अगले नॉन कंडक्टर, इसमें होता है टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन, टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, आप दौड़ नहीं सकते, मटेरियल के अंदर भी दौड़ नहीं सकते। मतलब जैसे कि लकड़ी है तो एक इंसुलेटर है जिसमें अगर करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। समझने की कोशिश करना। तो अपना मेन आज इस सेकंड चैप्टर में कंडक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कंडक्टर के बारे में डिटेल में ज्ञान होगा। ये चीज ठीक है, समझ में आ गया। ये वाले अपन चैप्टर 4 में अच्छे से पढ़ेंगे। आजकल आप इंजीनियरिंग वगैरह करोगे ना, तो इसका बहुत ज्यादा रोल होता है सेमीकंडक्टर का। किसका, सेमीकंडक्टर का। तो फटाक से सारे बच्चे नोट कर लो, ये चैप्टर 4 की जगह लिख लेना, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री।
या लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंडक्टर। पता है जेईई एडवांस कंडक्टर से क्वेश्चन पूछा करते, कई बार पूछे उसने। तो सबसे पहली प्यारी से हेडिंग डालते कंडक्टर। अब कंडक्टर आपको समझ आ गया, जिसमें करंट फ्लो कर सके। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होती है। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। देखो आपके पास एक कंडक्टर है, कोई ऐसा कंडक्टर, अगर इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, अगर मैं इसको क्यू चार्ज दूंगा, लाइट से इसको मैंने कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज, तो हॉल चार्ज रिजाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब पूरा चार्ज कहां पे रहेगा, आउटर सरफेस पे। कहां पे रहेगा, आउटर सरफेस पे। पूरा चार्ज कहां पे रहेगा, आउटर सरफेस पे। तो पहला पॉइंट लिख लेना, हॉल चार्ज, पूरा चार्ज, रिजाइड का मतलब रहता है, हॉल चार्ज रिजाइड ऑन आउटर सरफेस, बाहर वाली आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की कौन सी सरफेस पे रहता है, सिर्फ आउटर सरफेस पे, बाहर। और वो भी अगर बॉडी आपके पास स्फीयर होगा, समझने की कोशिश करना, तो स्फीयर पे चार्ज यूनिफॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिक काम होता है, ये काम कौन अपन हाथ से नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक होता है, नेचर होती है। और ये रिपल्शन की वजह से अंदर से बाहर भाग जाता है। आपका भले सॉलिड स्फीयर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका चार्ज कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अगर आपकी बॉडी सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा कोई रैंडम शेप है, अगर आपकी बॉडी का शेप रैंडम है, ऐसा कुछ, ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं बना, ऐसा शेप कुछ ऐसा रैंडम है, तो अब क्या करोगे, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जहां कम होगी ना वहां चार्ज ज्यादा होगा। ये देखो कॉर्नर दिख रहा है, तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा, फिर यहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा, फिर यहाँ थोड़ा कम होगा, फिर यहाँ बढ़ जाएगा। जहां फ्लैट सरफेस होगी वहां चार्ज बहुत कम होगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? यानी कि इसकी चार्ज डेंसिटी सरफेस पे रहता है, चार्ज हमेशा कहां पे रहता है, सरफेस एरिया। ओहो, तो इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये याद रखो, यानी कि जहां की रेडियस ऑफ कर्वेचर, आरसी का मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आरसी का मतलब लिख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रतानी त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो कि यहां पे छोटा गोला बनेगा, तो यहां पे त्रिज्या छोटी है, तो अगर त्रिज्या छोटी होगी तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब सिग्मा ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा। यहां पे देखो फ्लैट सरफेस, बड़ा गोला बनेगा, अगर यहां लो तो में क्या बनेगा, बड़ा गोला बनेगा इस पॉइंट पे, तो यहां पे चार्ज थोड़ा कम होगा। क्या मेरी बातें समझ में आएंगी? तो सबसे पहले लिख लो कि हॉल चार्ज रिजाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। कैसे रहता है, इस रूल को फॉलो करता है। एंड समझो, अगर आपकी सिमेट्रिक बॉडी तो देखो पूरा यहां पे अपने आप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पे हो जाएगा आपका सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इस केस में क्या हो जाएगा, नॉन सिमेट्रिकली, यानी कि जहां की रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वहां चार्ज ज्यादा। फिर से ये दिमाग में घुसा लो कि चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये सारा नोट कर लो। अगला पॉइंट कि अंदर तो चार्ज रहता नहीं, अंदर तो चार्ज नहीं रहता। ओहो, गॉस लॉ पढ़ा है, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता था कि अंदर फ्लक्स क्या होता था, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्या होता था, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसी को लिख सकते हो सर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस, यस और नो, यस। और एक और खास बात कि अगर आपके पास ये कंडक्टर है, ये आपके पास कंडक्टर है, इस पे चार्ज क्यू है, तो पूरा चार्ज तो बाहर रहेगा। अगर मैं इसके अंदर जाऊं और एक गॉसियन सरफेस लूं, यहां पे मैंने कोई स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ली,
अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। अरे यार यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, जीरो। दूसरा रीजन सुनो, दूसरा फिर रीजन बताता हूँ, पहला गॉस लॉ से बताया, दूसरा रीजन कि स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है स्फीयर के अंदर, के क्यू बाय आर। सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। जो सेंटर पे होता है वही सरफेस पे होता है, और वही अंदर पूरे रीजन में होता है, के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल कांस्टेंट, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, माइनस डेल वी बाय डेल आर या डेल एक्स, कुछ भी। अगर कोई चीज कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो आएगा ना। अरे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो जीरो आएगा ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा वजह से पता चला कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। दूसरा पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। सेकेंड पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ऑलवेज क्या, जीरो। ये जीरो रहेगी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फोटो बना जीरो। इसका खास मतलब कि अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूं, किसी कंडक्टिंग बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ओके। चलो इक्वेशन लूंगा, उसमें एक क्वेश्चन जो अभी कराना चाहता वो भी नहीं कराता। तीसरी प्रॉपर्टी पे आता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, देखो मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, अभी नहीं समझना था तो थर्ड पॉइंट समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, यहां लिख लेता हूं जस्ट आउटसाइड, ज्यादा दूर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट outside the conductor is equal to sigma upon epsilon naught। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड क्या हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या, चार्ज डेंसिटी, आवेश विद्युत घनता, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे एन कैप। ये एन कैप क्या देता है, सिर्फ डायरेक्शन देता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द, ये परपेंडिकुलर ऐसे करके, ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे मैथ्स में समझ रहे हो ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन, बस ये एक यूनिट वेक्टर है, ओके। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या होती है, जीरो, अंदर क्या होती है, जीरो होती है, बहुत बढ़िया। तो सर ये कैसे पता लगा आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, सर आपको कैसे पता चला, देखो एक तरीका बता देता हूं, देखिए फटाक से, कि आपके पास मान लो कोई कंडक्टर है, और इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज आउटर सरफेस पे रहेगा ना, मुझे नहीं पता कैसे चार्ज, अभी मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और वो चीजें नहीं देख रहा। मैंने क्या किया, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ली, छोटी सी, ये आपको बड़ी दिखाना, इतनी बड़ी नहीं ली, बहुत छोटी ली, इतनी सी गॉसियन सरफेस ली, और मैंने सिलेंड्रिकल ली, मतलब यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट लिया, इसके अंदर भी सिलेंडर की लेंथ और इसके अंदर सिलेंडर की लेंथ इक्वल ली, समझने की कोशिश करना, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, कैसे सरफेस, सिलेंड्रिकल, नलाकार, ओके। और ये एरिया लाइट से डी है, तो क्या ये एरिया भी डी हो जाएगा, यस, और ये एरिया भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे ऐसे होगी नहीं होगी, यस, और एरिया वेक्टर भी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे और एरिया वेक्टर भी आउटसाइड द सरफेस। अगर 3D ऑब्जेक्ट हो तो आउटसाइड और परपेंडिकुलर, ओके। तो अब देखो फ्लक्स क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है, phi इक्वल टू q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। अच्छा अब बताओ
क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अंदर की तरफ से देखो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। अरे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी ना। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। परपेंडिकुलर वैसे भी जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि E डॉट डी एस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस। आप समझने की कोशिश करना, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या, कॉस थीटा और ds वेक्टर के साथ। यहाँ पे एरिया परपेंडिकुलर होगा, जहां पे कर्व्ड एरिया है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। कर्व्ड एरिया क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओहो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E डॉट सिर्फ आउटर वाली E डॉट dA इक्वल टू क्यू इन, अंदर चार्ज क्या होगा, सिग्मा इनटू दैट एरिया। क्योंकि सिग्मा क्या डिफाइन क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी। अरे यार, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इन सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डीए से डीए कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया? और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कॉस जीरो आ जाएगा। कॉस जीरो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे और एरिया भी ऐसे, और यहाँ पे जीरो आ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है लेकिन एरिया परपेंडिकुलर है, तो कर्व्ड सरफेस की वजह से फ्लक्स नहीं आएगा, और अंदर तो चार्ज है इसलिए फ्लक्स नहीं आएगा। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फटाफट लिख लो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो तीसरा पॉइंट हो गया। जो अच्छे अच्छे पॉइंट है लिखते जाओ। और खास बातें लिखवाता हूं। हाँ, तो तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट, अंदर क्या बताया था मैंने, अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, मतलब अंदर वाला रीजन इक्विपोटेंशियल, उसमें पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आउटर सरफेस पे रहता है। एक छोटा सा क्वेश्चन, और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल क्या होता है कि आपके पास एक स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कैसे, मतलब स्फीयर था, उसके अंदर से ये वाला पोर्शन काट के फेंक दिया, ये वाला पोर्शन मैंने क्या कर दिया, कैविटी कर दिया, और मैंने इसको चार्ज क्यू दिया। अब इस स्फीयर को कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया। इस स्फीयर को मैंने क्यू चार्ज दिया। अब बताओ चार्ज कहां पे होगा, चार्ज तो सर सरफेस पे होगा, सरफेस तो यहां भी है और सरफेस यहां पे। तो बताओ चार्ज कौन से सरफेस पे होगा, दोनों पे होगा या फिर बाहर वाली पे होगा या सिर्फ अंदर वाली पे होगा। तो आपका आंसर होगा सिर्फ आउटर सरफेस पे। कौन सी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, क्योंकि स्फीयर बनाया और अंदर से काट के फेंक दिया, तो अंदर भी स्फीयर, ये सरफेस बनी ना, अंदर भी सरफेस बना ना। तो फिर से याद रखो, मैंने आउटर सरफेस लिखवाया था। चार्ज पूरा रिपल्शन की वजह से आउटर सरफेस पे, चार्ज कहां पे होगा, सिर्फ चार्ज रिजाइड ऑन आउटर सरफेस, चार्ज रिजाइड ऑन आउटर सरफेस। कौन से सरफेस पे, आउटर सरफेस पे चार्ज रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है, यानी सिर्फ बाहर वाली सरफेस पे चार्ज होगा, अंदर चार्ज नहीं होगा। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सेकंड, एडवांस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन, देखो अभी जितना पढ़ा है ना उससे एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आएंगे तो एडवांस क्वेश्चन कहीं से भी बना सकते हैं। ये क्या है, कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल समझ लो, मतलब जिसपे चार्ज इनिशियली जीरो था, कंडक्टिंग न्यूट्रल बॉडी। अब मैंने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, आपको डायग्राम बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, आपको वो चीजें बतानी
कि इसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो एक बात तो श्योर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको काटेगी नहीं। आपको एक ऐसा ऑप्शन दे रखा था, जैसे अभी ऑप्शन बना नहीं पा रहा हूं सारे ऑप्शन क्योंकि जगह बहुत कम है, तो मैं समझा देता हूं, समझना कि एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर से पास हो रही थी। अरे भाई अंदर से पास क्यों होगी? अंदर से पास नहीं होनी चाहिए। रीजन, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों जाएगी? तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, एक काम करता हूं, ऑप्शन बना देता हूं, ऑप्शन बनाता हूं। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर, देखो फिर से क्वेश्चन बनाता हूं। कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर, आप ऐसे स्फीयर बना दो। प्लेस इन यूनिफॉर्म, यू का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पहला ऑप्शन तो कौन से पॉसिबल है? ए ऑप्शन क्या बोल, ए ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब बी ऑप्शन बना रहा हूं, देख रहे हो ना, बोर्ड बहुत जरूरत है मेरे को, बोर्ड की ये चीज मिटानी पड़ेगी क्योंकि उसके ऑप्शन बड़े बड़े थे। क्या हो रहा है भाई? हाँ, ऐसा। अब सी ऑप्शन देखो, विजिबल तो है, छोटा बोला मैंने, ठीक है। डी ऑप्शन नन ऑफ दिस बना लो, नन ऑफ। एक काम करता हूं, विजिबल है नहीं है, सी ऑप्शन दिख रहा है ना, सी ऑप्शन, सारे ऑप्शन दिख तो रहे ना, ओके विजिबल है सबका, ओके। देखो ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, रीजन कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती कंडक्टर के, तो ए ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन सुनो, बी ऑप्शन हो सकता है, क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं। सर ये लाइन से क्या पता चल रहा है आपको? आप सुनना मेरी बात, अब मेरी बातें फिर से सुनना, अब मेरी बातें फिर से सुनना कि बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। सोचो क्यों, सिर्फ सी ऑप्शन होगा, ऐसा क्यों? बी ऑप्शन में ये कि अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ एन कैप बताया था। एन कैप का मतलब क्या? सरफेस के परपेंडिकुलर। ये कहां है? सरफेस के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो ऐसे होगा ना, देखो यहां पे परपेंडिकुलर बनाया है ना, देखो यहां पे परपेंडिकुलर, यहां पे परपेंडिकुलर, यहां पे परपेंडिकुलर, ऐसे उल्टो समझने की कोशिश करो। यहां तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनी नहीं है, क्योंकि जो सेंटर से लाइन पास करे वही तो परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी। तो समझना रहा, यूं ऐसे बैंड ले लेगी। कुछ समझ में आया नहीं आया? और एक और खास बात बताऊं, सेकंड पॉइंट बता दूं, अगर ये दिमाग में नहीं आया ना, दूसरा तरीका बताऊं कि अंदर पोटेंशियल इक्वल होगा तो पूरी सरफेस इक्वी पोटेंशियल की तरफ बिहेव करेगी, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी पोटेंशियल सरफेस से क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो यहां से देखो, यहां तो परपेंडिकुलर बन जाता है, नो डाउट, यहां पे भी परपेंडिकुलर बन जाता है, नो डाउट, लेकिन
यहां पे परपेंडिकुलर बनाने के लिए आपको लाइन ऐसे करके ऐसे घुमानी भी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझ में आया नहीं आया? ऐसे 90 डिग्री समझ में आया नहीं आया? और ऑब्वियसली कि एक साइड नेगेटिव हो जाएगा और दूसरी साइड पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो लाइंस यहां से घुस रही है, बाहर निकल रही है, क्योंकि जब भी आप, ये एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा समझ में नहीं आया हो तो कोई नहीं, जब स्कूल ओपन हो तो पूछ लेना मेरे को, ठीक है? कई बच्चों को डाउट रहेगा, फिर बता देता हूं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करोगे तो ये न्यूट्रल था, लेकिन इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब क्या? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, बरोबर? ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी ना, तो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि उन पर फोर्स लगेगा Q × E, और जो नेगेटिव चार्ज होंगे ना वो इस तरफ आ जाएंगे। अरे कुछ समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे सारे हो जाएंगे नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहाँ पे हो जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अभी भी देखो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल बनेगा, है ना? तो अब रीजन समझना कि यहाँ पे ऐसे करके परपेंडिकुलर लाइंस आगे घुसेगी, ऐसे 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 सेंटर से परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बाहर निकलेगी। तो फटाक से ये ऑप्शन लिख लेना ऐसे करके। अगला इलेक्ट्रिक प्रेशर, अगला बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने देख ली। अगला एक और क्वेश्चन बताता हूं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कंडक्टर में परपेंडिकुलर होती है, इसका दूसरा लॉजिक बताता हूं। एग्जांपल की बजाय आप हैशटैग लगा के समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to the surface, perpendicular to the surface। सरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर। अब देखो सरफेस के परपेंडिकुलर, इसका मतलब समझो कि मान लो आपके पास कोई ऐसा करके ऐसा करके ऐसा ऐसा ऐसी बॉडी, अब अगर परपेंडिकुलर नहीं हुई, लेट्स से इसमें पॉजिटिव 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 चार्ज थे, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं है, मान लो मैं किसी एंगल पे ले लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लेता हूं, परपेंडिकुलर नहीं ले रहा हूं अभी, देखना, तो मान लो ये एंगल थीटा था, तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा E cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा E sin थीटा। ओके, एक आएगा E cos थीटा, एक E sin थीटा। सोचो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या कि कुछ कुछ चार्जेस है पॉजिटिव, ठीक है? पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव का क्या मतलब? पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव। अब देखो, तो इस चार्ज पे फोर्स लग जाएगा, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है Q × E, और इस तरफ लग जाएगा QE cos थीटा, तो यहाँ पे सारे चार्ज ऐसे दौड़ने लगेंगे, इस फोर्स की वजह से ये हो सकता है बाहर ले जाए, पर न ले जा पाए तो चार्ज ऐसे इस पे घूमेगा, चार्ज ऐसे ऐसे क्या करेगा? रोटेट करेगा, चार्ज क्या करेगा? रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब? चार्ज एट रेस्ट। हो, चार्ज रेस्ट पे तभी रहेगा जब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही ना हो, मतलब ये वाली चीज जीरो और ये वाली चीज जीरो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो नहीं सकती, तो किसको जीरो होना पड़ेगा? इसको। और ये कब जीरो होता है? जब थीटा 90 हो। ओहो, थीटा 90 हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। सॉलिड लॉजिक फिर से सुनना कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे है, मुझे नहीं पता कंडक्टर की कौन सा एंगल पे होती है, थीटा एंगल पे, तो एक कंपोनेंट आएगा E cos थीटा और एक परपेंडिकुलर आएगा E sin थीटा, तो ये ये पैरेलल वाला क्या करेगा? चार्ज को दौड़ाएगा, सरफेस पे क्या कराएगा? दौड़ाएगा, और जब चार्ज दौड़ेगा तो करंट आएगा। वो छोड़ो, चार्ज दौड़ेगा भाई, स्टैटिक का मतलब चार्ज एट रेस्ट। हो, मतलब ये वाली चीज जीरो हो जानी चाहिए, कोई फोर्स ही नहीं लगे, इसका मतलब ये चीज जीरो तब होगी जब थीटा 90 होगा। थीटा 90 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। मजा आया होगा शायद। चलिए आगे बढ़ते, अगली चीज इलेक्ट्रिक प्रेशर। अगली चीज हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रिक प्रेशर। कंडक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी बाकी सी रह गई है, लेकिन टेंशन मत लो, एक बहुत ही इलेक्ट्रिक
प्रेशर। बाकी प्रेशर होता क्या सर? होता प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता फोर्स अपॉन एरिया। तो चलो बोला और सही करो सर, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। बोला ओके ओके ओके। तो सर आपके पास ये रहा कोई कंडक्टर, ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सर इसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट। लेट्स से यहाँ पे मैं छोटा सा एरिया, ये देखो ये 2D दिख रहा है लेकिन इन रियलिटी ये 3D में ऑब्जेक्ट बना रहा। तो यहाँ पे मैंने एरिया ले लिया DA, लाइट से DA, स्मॉल एरिया कितना ले लिया DA। तो इस पे प्रेशर कितना लगेगा सर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बोला ओके। सर फोर्स क्या होगा? मैंने बोला फोर्स निकाल लो। फोर्स क्या हो जाएगा? DF। DF क्या हो जाएगा? DF हो जाएगा DQ। DF क्या हो जाएगा? DQ इंटू E। सर DQ कितना? DQ क्या होगा? सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया कितना? DA। सिग्मा इंटू DA। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आंसर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। दिस इज आपका DF परपेंडिकुलर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, DF मिले। तो आपको P निकालना है, तो P क्या हो जाएगा? DF कितना है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। फोर्स अपॉन एरिया कितना है? DA। DA कैंसिल। प्रेशर कितना आ गया आपके पास? प्रेशर आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? बहुत ही आसान था, लेकिन ये गलत है। लेकिन ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? अब रीजन समझना, मजा आएगा। ये चीज गलत की अपन ने, कहां गलती की वो चीज समझाऊंगा, कहां गलती की वो चीज समझाऊंगा। अगर मैं बात करूं कि आपके पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरा चार्ज Q3 है, तो इस Q1 पे सुनना, इस Q1 पे Q3 की वजह से फोर्स लगेगा, Q2 की वजह से फोर्स लगेगा। क्या खुद की वजह से खुद पे फोर्स थोड़ा लगेगा? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q1, ऐसा थोड़े होता है। इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। मतलब Q1 पे Q2 की वजह से लगेगा, Q3 की वजह से लगेगा, लेकिन Q1 खुद की वजह से नहीं लगेगा। ओहो हो, मतलब इस इलेक्ट्रिक प्रेशर में जो ये एरिया लिया है ना, यहाँ के चार्ज का फोर्स नहीं गिनना है, बाकी रेस्ट वाला जो बचा हुआ एरिया है वहां के चार्ज की वजह से फोर्स। ओहो हो, मतलब खुद की वजह से खुद पे फोर्स नहीं लगता है। कोई चार्ज क्यू है, खुद पे फोर्स कैसे लगाएगा भाई? कोई दूसरा चार्ज उस पे फोर्स लगाएगा। ओके, तो इस डीए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फोर्स नहीं गिनना। ओके सर, क्या गलती हुई है देखते हैं। अब देखो कि मान लो इस चीज को मैं समझाता हूं कि अगर मैं इसको दो पार्ट में तोड़ दूं, एक ऐसे करके ऐसे और दूसरी चीज ऐसे, यस और नो, ये वाला और एक ये वाला, समझो इस वाले की वजह से ऊपर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और ये पूरा वाला एरिया बचा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बाहर की तरफ होगी। यस और होगी नहीं होगी? समझने की कोशिश करो। और जस्ट अंदर देखो, तो फिर से एक चीज को फिर समझाता हूं कि अगर ये पूरा कंडक्टर है, ये क्या है? पूरा कंडक्टर, इसके बाहर वाले पॉइंट और अंदर वाले जस्ट अंदर जस्ट बाहर, ये छोटा सा एरिया डी है। आपको दिख तो रहा है ना डी है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, ये एरिया डी है, ये एरिया क्या है? एक जस्ट आउटसाइड पॉइंट, एक जस्ट इनसाइड पॉइंट, बहुत पास में, जस्ट का मतलब बहुत पास। तो एक तो बाहर वाला, इसको बोल देता हूं E2, और ये वाला एरिया है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट से आती E1, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे होती E1, और इस बचे हुए की वजह से E2 ऐसे आती है। ओके, अब सुनो, अंदर वाले पॉइंट पे क्या होगा? ये वाला बहुत पास में है ना, तो E1 इस तरफ होगा नहीं होगा, और E2 अभी भी इधर होगा, क्योंकि बड़ा वाला एरिया इस तरफ है। अरे यार बहुत ज्यादा चार्ज ऐसे है। तो एक बात बता, अब भले कैसे लो, किसी का मन करे मैं तो सर ऐसे लूं ऐसे लूं, एक बात बता, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी, मतलब E1 प्लस E2 तो जीरो ही होना है। तो चल ऐसे ले ले, तुझे डायरेक्शन ही नहीं पता, मैं बोलता हूं सर E2 भी ऐसे ही होगा। मैंने बोला ठीक है भाई,
क्या E1 प्लस E2 0 होना चाहिए? बोला यस। E1 प्लस E2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब तुम्हें डायरेक्शन पता चल गई, E1 इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ E2, E1 इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ E2। ओ हो सर, आपको पता चल गया कि E2 की डायरेक्शन E1 की अपोजिट होगी, तभी तो मैं बना रहा था। मतलब अंदर E1 और E2 बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज E1 और E2 क्या होंगे? बराबर होंगे। ओके सर, अब एक और खास बात, ये समझ में आ गया? E1 किसकी वजह से? E1 ड्यू टू दिस और E2 ड्यू टू दिस, यानी कि डीए एरिया की वजह से E1 आती है और बाकी वाले की E2 आती है। बाकी वाले एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? E2 आती है। तो E1 बराबर E2, एक रिजल्ट तो आ गया। अब देखना कि छोटा सा एरिया है ना, इसके जस्ट बाहर क्या है? एक तो E1 खुद की वजह से और E2 रिमेनिंग की वजह से, मतलब बची हुई रिमेनिंग। आपको विजिबल है ना? रिमेनिंग विजिबल है? नहीं है विजिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिमेनिंग की वजह से, E2 किसकी वजह से? रिमेनिंग की वजह से। तो फोर्स खुद की वजह से थोड़ा लगाना है, बाकी रिमेनिंग की वजह से डीए पे लगाना है। और ये है डीए, ये कितना है? डीए। और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो आप लिख लेना अंदर E1 प्लस E2 इक्वल टू 0, यानी कि मोड ऑफ E1 इक्वल टू मोड ऑफ E2। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? बराबर। मैग्नीट्यूड अगर दोनों का बराबर होगा और बाहर E1 प्लस E2 है। और एक और खास बात, जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E1 प्लस E2 बाहर कितना होगा? इस पॉइंट पे E1 भी इधर, E2 भी इधर, तो इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन बाहर किसने बोला? कंडक्टर के बाहर तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर क्या कर रहे हो? अंदर E1 प्लस E2 0 कर रहे हो, बाहर E1 प्लस E2 कुछ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अरे अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और बाहर कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और E1 और E2 तो बराबर है, तो क्या मैं ऐसा लिख लूं 2E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E2 की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ओहो, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है आपको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से प्रेशर लिखना है। अब कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन dA। dq कितना? dq बताओ फटाक से, सिग्मा इंटू dA। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लास्ट टाइम गलती क्या की थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखी थी। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फुल कंडक्टर, पूरे कंडक्टर की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। लेकिन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रिमेनिंग पार्ट की वजह से, जो आपने एलिमेंट लिया उसकी वजह से नहीं, अपॉन डीए। डीए से डीए कैंसिल। प्रेशर कितना आया? सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक प्रेशर आया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सारे बच्चे याद रखेंगे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये तो रामायण। एक और खास बात बता दूं, ये बोर्ड में है नहीं, मस्त रहे, जब मैं ऑफलाइन मिलूंगा तब पूछ लेना फिर से अगर नहीं समझ में आया तो। और तू याद कर ले, इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी के ऊपर लिख ले, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जेईई मेंस में एक बार सवाल पूछा था, अभी बताता हूं। ओके, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन बोर्ड में नहीं है। अच्छा, एक मिनट, एक और क्वेश्चन बताता हूं। मैंने बोला था कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको आप गोल नहीं, सिलेंड्रिकल, मतलब गोल सिलेंड्रिकल डब्बा नहीं बनाते। अगर आप डब्बा बनाओगे, कहीं आपका क्यूब जैसा बनाओगे, तो उसमें क्या होगा? कॉर्नर होगा, और कॉर्नर पे क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होगा। जितना कॉर्नर, जितना शार्प एज बनाओगे ना, जितना शार्प, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा तो सिग्मा ज्यादा हो जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं, पागल हो गया होंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा अगर कॉर्नर बनाओगे या शार्प एज बनाओगे, ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पे रेडियस तो 0 के बराबर हो गया ना। तो जितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम उतना सिग्मा ज्यादा, जितना सिग्मा ज्यादा, क्योंकि सिग्मा प्रेशर प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर। ओहो,
जितना सिग्मा ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा, और जितना ज्यादा प्रेशर उतना फूटने के चांसेस ज्यादा। प्रेशर होगा टायर फट जाता है, तो ज्यादा प्रेशर बनेगा इलेक्ट्रिकल प्रेशर, इसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट फट जाते हैं। इसलिए वी अवॉइड शार्प एजेस इन इंस्ट्रूमेंट। तो इसके नीचे लिखेंगे वी अवॉइड, अवॉइड का मतलब बचते, वी अवॉइड ऐसा मत लिखो, अपने मन से लिख लो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में शार्प एजेस, शार्प समझते एकदम खूना, शार्प एजेस नहीं बनाते, शार्प एजेस बनाने से बचते हैं। वी अवॉइड टू मेक शार्प एजेस इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो लिखना है लिख लो यार, आपको समझ में आ गया, क्योंकि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर हो गया। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आपके पास एक शॉक बबल, कौन सा बबल? शॉक बबल। अच्छा, और इसकी रेडियस आर, और सुनो, शॉक बबल रेडियस आर और शॉक बबल रेडियस आर। बबल और ड्रॉप में समझते ना, बबल मतलब अंदर और बाहर हवा, और इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू जिससे ये फूटे ना, शॉक बबल क्या नहीं करे, फूटे नहीं। ये शॉक बबल है तो यहाँ पे सरफेस टेंशन टी है, सरफेस टेंशन कितना है, टी है। सरफेस टेंशन इक्वल टू कितना, टी, सरफेस टेंशन। तो एक बात, क्या मतलब, कब तक मैक्सिमम, आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? आर की मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब, आर की मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब यहां पे अब पहले क्या लगता था, बैलेंस कहां आता था, पी एक्सिस क्या आता था, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, 4t बाय आर। कितना आता था, 4t बाय आर, यही तो आता था। अब की बार इस पी एक्सिस की वैल्यू किसके बराबर कर दो, इलेक्ट्रिकल प्रेशर, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रेशर बाहर फोड़ने की कोशिश करेगा और टेंशन रोकने की कोशिश करेगा। समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रिक प्रेशर इसको बाहर भगाएगा, तो ये फूटना चाहेगा, लेकिन इसको टेंशन बांध के रखेगा। तो इसको किसके बराबर कर दो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4t बाय आर। तो यहां से आर की वैल्यू निकाल लो, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। अरे एक्सेस प्रेशर समझ लो, आउटसाइड प्रेशर माइनस इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया? अंदर से भी एयर का प्रेशर होगा, बाहर से भी एयर का प्रेशर होगा, ठीक है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अंदर की वजह से कुछ ज्यादा प्रेशर होगा, कुछ प्रेशर का डिफरेंस आएगा ना, तभी तो ये प्रेशर अंदर की वजह से ज्यादा क्यों होगा, फिर समझाता हूं। क्योंकि आप कहीं मुक्का मारते हो तो वहां ऐसे घूमा पड़ेगा ना, ऐसा लग रहा है कि यहां से प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो ऐसी कर्वेचर हुई। अगर यहां से प्रेशर ज्यादा होता तो ये कर्वेचर कुछ ऐसी हो जाती, क्योंकि यहां से प्रेशर ज्यादा है। मैं क्या करता हूँ, फिजिक्स को और इजी बनाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए ऑफलाइन होना जरूरी है। चीजें ऐसे बाहर निकल रही है, मतलब अंदर से प्रेशर ज्यादा है तभी तो ऐसे बाहर निकल रहा है, गोला बढ़ रहा है, और उसको बचा के कौन रख रहा है, सरफेस टेंशन। तो ये हो गया 4t बाय आर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस आर की वैल्यू और ज्यादा करोगे या फिर सिग्मा की वैल्यू और बढ़ाओगे तो आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आर कम करना पड़ेगा। मेरी बातें समझ में आ गई होगी। आर की मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है जिसपे भी ये शॉक बबल फूटे ना, क्वेश्चन लिख लेना उस हिसाब से। तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेशर याद होना चाहिए और पोटेंशियल याद होना चाहिए, केपी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दो कॉन्सेप्ट सीखे, केपी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और दूसरा सीखा है इलेक्ट्रिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक और कॉन्सेप्ट सीखा है अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन के। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। तो ये सारी चीजें दिमाग में सेट करके रखो। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन।